नमस्ते भाइयों, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे कि पुलिस नोटिस के बारे में कि पुलिस अगर आरोपी को नोटिस देती है तो हमें अपना बचाव कैसे करना चाहिए और क्या होता है इस नोटिस का मतलब। क्या सीआरपीसी 91 में नोटिस देती है या सीआरपीसी 160 में नोटिस देती है। तो आज हम इसी के संबंध में आज हम बात करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ पहुँचे। और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को अंत तक देखो क्योंकि ये जानकारी जो है ना वो हर किसी के लिए फ़ायदेमंद है। क्योंकि पुलिस आपको नोटिस दे रही है, जैसे ही नोटिस आता है तो हम परेशान हो जाते हैं, घबरा जाते हैं कि आखिर में हम करें तो करें क्या। लेकिन हम उस नोटिस का मतलब नहीं समझते हैं। तो इसी चक्कर में हम वकीलों का सहारा लेते हैं, हम थाने में जाते हैं, थाने में हमें परेशान किया जाता है। कभी कभार ऐसा होता है कि पुलिस आरोपी को नोटिस दे देती है तो आरोपी उस जगह से ना अरेस्ट करके थाने में बिठा लेती है, अरेस्ट कर लेती है, पूछताछ के नाम पर अरेस्ट कर लेती है। तो आज हम इसी के संबंध में बात करेंगे कि पुलिस का जो नोटिस है उसको हम कैसे डिफेंस करें और हमें क्या करना चाहिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपके खिलाफ में किसी ने कोई शिकायत दी है तो पुलिस क्या करती है, सीआरपीसी 160 का नोटिस दे देती है आरोपी को। उसमें लिख देती है कि आप आइए फला फला डेट पे, आप अपना पक्ष रखिए आके। लेकिन आपको ये चीज उसमें देखनी है कि सीआरपीसी 160 का जो नोटिस है ना उसमें आपको देखनी है कि अगर सिंपल नोटिस है तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है और उस पर अपना जवाब देना है कि जो आपका सीआरपीसी 160 का जो नोटिस आया है ये तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक कि आपके खिलाफ में एफआईआर ना दर्ज हो। एफआईआर आपके खिलाफ में दर्ज होने के बाद में ही पुलिस आपको सीआरपीसी 160 का नोटिस तब दे सकती है जब उसके क्षेत्राधिकार में कोई मामला हो या क्षेत्राधिकार में कोई आरोपी रह रहा हो या उसके अधीनस्थ कोई आरोपी रह रहा हो तो उसी को दे सकती है। ऐसा नहीं है कि अगर वो कोई आगरा में शिकायत दी गई और आरोपी आगरा में रह रहा है और आगरा के किसी थाने में रह रहा है, थाने के क्षेत्राधिकार में रह रहा है, तो इटावा के किसी आरोपी को नोटिस दे दिया जाए तो 160 का नोटिस ऐसे नहीं दिया जा सकता। तो उसमें जब 160 का जब नोटिस सीआरपीसी का दिया जाता है तो उसमें बाकायदा मेंशन होता है कि ये अपराध संख्या ये धाराओं के अंतर्गत फलाना ठिकाना। अगर इस तरीके का नोटिस अगर आपके पास में आता है तो आपकी सबसे पहले जिम्मेदारी बनती है कि आप सीआरपीसी के तहत में 438 के तहत में एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करते हैं। और इसके लिए आपको डायरेक्ट हाई कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं जैसे ही आपके पास नोटिस आया है। कभी कभार पुलिस क्या करती है कि नोटिस भेज देती है और वो गिरफ्तार करने नहीं जाती है, वो सोचती है कि हम नोटिस दे दे रहे हैं, बंदा यहाँ आएगा तो यहीं हम गिरफ्तार कर लेंगे और वो जुडिक्शन दिखा देती है। तो हमें इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं होती है कि आखिर में सीआरपीसी 160 के नोटिस में पुलिस जो है ना कभी कभी सिंपल नोटिस दे देती है और उसमें धारा और अपराध संख्या वगैरह नहीं शो करती है। तो इससे संदेह हो जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है, कोई ऐसा अपराध तो नहीं दर्ज हो गया है कि कहीं अरेस्ट ना कर लिया जाए। तो अगर इस तरीके का अगर नोटिस आता है और उसमें कोई धारा वगैरह कुछ भी नहीं लिखा होता है तो आप तुरंत एंटीसिपेटरी बेल के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप अप्लाई कर सकते हैं। और 160 का जो नोटिस है ना वो महिलाओं को तब दिया जा सकता है जब कोई महिला पुलिस उसके साथ में हो। ऐसा नहीं है कि किसी टाइम पे भी महिला को बुला लिया पूछताछ के नाम पे। अगर 160 का नोटिस सीआरपीसी के तहत में अगर दिया जा रहा है तो अगर पुलिस अधिकारी जो है जो जो नोटिस दे रहा है वो एक महिला पुलिस कर्मी के साथ में जाएगी और वहाँ पे जाने के बाद में वहाँ पे उसकी पूछताछ करेगी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, अमूमन जैसी शिकायत जाती है, शिकायत देने के बाद में तुरंत पुलिस 160 का नोटिस दे देती है। कभी कभी नोटिस में क्लियर भी नहीं होता है कि 160 के अंतर्गत है ये, कभी कभी उसमें धारा मेंशन नहीं होती है अपराध संख्या। लेकिन 160 सीआरपीसी का जो नोटिस है ना वो केवल साक्षी या साक्षी गवाह यानी कि शिकायतकर्ता को बुलाने के लिए या फिर उसके गवाहों को बुलाने के लिए दिया जाता है।
ना कि किसी आरोपी को दिया जाता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपके पास सीआरपीसी 160 का नोटिस आता है तो आरोपी के लिए आता है तो वो अवैध तरीके से है, अवैध है। लेकिन आपको एक सूचना मिल जाएगी, आपको संदेह में हो जाएगा कि आपको तुरंत एंटीसिपेटरी बेल हो सकता है। पुलिस आपको बचाने के लिए आपको इंटीमेशन दे रही हो कि आपके खिलाफ में ये मामला दर्ज है, आपको हम नोटिस दे रहे हैं, या आपके खिलाफ में कोई शिकायत आई है तो आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई, हो सकता है ये इंडिकेशन भी हो सकता है। कभी कभी पुलिस क्या करती है, सीआरपीसी 91 के लिए दस्तावेज तलब करने के लिए आरोपी से थाने में बुलाती है और थाने में बिठा लेती है। ये भी आर्टिकल 20 सबसेक्शन 3 का साफ तरीके से वायलेशन है। और उसमें कहा गया है कि कोई भी अभियुक्त स्वयं को दोषी साबित करने के लिए कोई ऐसा साक्ष्य नहीं दे सकता। तो आपको ये देखना है कि नोटिस आपको दिया जा रहा है, एफआईआर दर्ज करने के बाद ही आपको नोटिस दिया जा सकता है, वो भी उसी क्षेत्राधिकार में जिस क्षेत्राधिकार में थाना है या उसके अधीनस्थ है। सीआरपीसी 160 का जो नोटिस है वो केवल साक्षी या उसके गवाहों को दिया जा सकता है, ना कि आरोपी को दिया जा सकता है। अगर आरोपी को दिया जा रहा है तो तुरंत तत्काल प्रभाव से एंटीसिपेटरी बेल के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये पुलिस की टैक्टिस होती है। कभी कभी ऐसा संदेह होता है कि पुलिस बचाने के लिए इंटीमेशन दे रही है कि आपके खिलाफ में मुकदमा दर्ज है, आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए जाइए। कभी कभी ऐसा होता है कि पुलिस गिरफ्तारी उस जगह पे नहीं करना चाहती है जहां पे आरोपी है, तो पुलिस सोचती है कि हमारे पास थाने में आएगा तो यही हम इसको गिरफ्तार कर लेंगे, पूछताछ के नाम पे इसको गिरफ्तार कर लेंगे, उठा के जेल भेज देंगे। तो इन सब चीज़ों से आपको बचना है। कभी भी सीआरपीसी 91 का दस्तावेज तलब करने के लिए आरोपी को दिया जाता है। अगर आपके खिलाफ में कोई शिकायत दी गई है, कोई एफआईआर दर्ज है और आपको 91 का नोटिस दिया जा रहा है, तब भी पुलिस आपसे दस्तावेज तलब नहीं कर सकती। ये भी साक्षी वगैरह से ही तलब किए जा सकते हैं। और कभी भी कोई भी नोटिस आपको एफआईआर से पहले आए या थाना आपको कॉल करके बुलाए कि आप आ जाइए, तो आपको वहां थाने में जाने की जरूरत नहीं है। आप उनसे स्पष्ट तरीके से कह सकते हैं कि आप अगर मेरे खिलाफ में कोई मुकदमा पंजीकृत है तो आप हमें नोटिस दीजिए, या आपके पास में जो कोई शिकायत आई है तो उस शिकायत पे आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए। अगर थाने से आपके पास में कोई कॉल आती है, बोला जाता है कि आप थाने आ जाओ, इतने टाइम पे थाने आ जाओ, आपके खिलाफ में शिकायत आई है, तो आपको उस शिकायत पे नहीं जाना है। आप इसके लिए भी आप आगे मूव कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं, कंप्लेंट कर सकते हैं, इसकी सूचना दे सकते हैं कि संबंधित थाने से इस तरीके से मेरे पास फोन आया। हो सकता है वो फोन थाने से आया, हो सकता है फोन कहीं और से आया, आपको कुछ पता नहीं है फोन के बारे में। तो इसलिए जब तक कि आपके हाथ में नोटिस ना आ जाए तब तक आपको थाने नहीं जाना है। और जैसे ही नोटिस आए आपको सबसे पहले एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करना है। ये है आपका अधिकार। ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर दें, क्योंकि अमूमन देखा जाता है जब भी कोई भी शिकायत जाती है, जब कोई पत्नी करती है तो पुलिस क्या करती है, फोन कर देती है, फोन करके आरोपियों को बुलाती है, भैया आ जाओ, आप आपके खिलाफ में शिकायत आई है। ये इलीगल है, ये गलत है। एक प्रॉपर फॉर्मेट में नोटिस जाना चाहिए, काउंसलिंग का नोटिस जाना चाहिए, या फिर एफआईआर दर्ज होने के बाद में सीआरपीसी 160 का नोटिस जाना चाहिए। उसी क्षेत्राधिकार में जाना चाहिए जिस क्षेत्राधिकार में आरोपी और थाना है। ये नहीं है कि किसी दूसरे क्षेत्राधिकार में दे दो, ये भी गलत है। तो इसकी कुछ कानूनी चीज़ें हैं, कानूनी दांवपेच है इसके। तो उस नोटिस के बारे में बताना आज वीडियो इसलिए उचित था क्योंकि पुलिस किसी को भी फ़ोन कर देती है और थाने बुला लेती है, और बुलाने के बाद में पूछताछ के नाम पे, क्योंकि नोटिस में यही लिखा होता है कि पूछताछ के लिए हम आपको बुला रहे हैं, आप अपने दस्तावेज दीजिए, अपने साक्ष्य दीजिए। तो ऐसी गलती ना करें। अगर इस तरीके का नोटिस अगर आपके पास आता है तो तुरंत आप एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि आपकी गिरफ्तारी बचेगी। धन्यवाद।